अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम शुभ आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं अपना खास कुदरत सैलाब खान और आप लोग के वीडियो लेकर आए कि उस जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले बनाया कि व्हाई डू सुपर पावर्स वांट अफगानिस्तान, उसका सेकंड पार्ट लेकर आया है क्योंकि वो काफी लंबी वीडियो थी, तो जो हम लोगों ने 2 कट में बनाए। अभी वॉच करेंगे उसका सेकंड पार्ट। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर दीजिए। करें। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। सोवियत यूनियन नितेश withdrawal राजपूत की वीडियो है। देखिए यूएसएसआर आर्मी पावरफुल तो थी, लेकिन अफगानिस्तान का जो रीजन है वो काफी पहाड़ों वाला है और वहाँ एक्सट्रीम वेदर होते हैं, जिससे यूएसएसआर आर्मी को काफी दिक्कत हुई और अचानक से कहीं से भी मुजाहिदीन उन पे अटैक कर देते थे। प्रॉपर गुरिल्ला वॉर चलती थी उस एरिया में। मुजाहिदीन पूरी तरीके से उस एरिया से वाकिफ थे, लेकिन यूएसएसआर आर्मी को बहुत ही दिक्कत हो रही थी। अफगानिस्तान के अंदर एयरफोर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज था यूएसएसआर के पास, लेकिन यूएस ने मुजाहिदीनों को लेटेस्ट वेपन स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल भी दे दी, जिसकी वजह से मुजाहिदीन पहाड़ों में से छुप के इनके एयरप्लेन बैठे बैठे ही उड़ा रहे थे। इन सारी चीजों से यूएसएसआर को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। यूएसएसआर ने 10 साल तक लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बाद 1988 में उन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना शुरू कर दिया। 15 फेब 1989 को सारी फोर्सेस वापस चली गई थी यूएसएसआर की। ये एक बहुत ही शर्मनाक हार थी यूएसएसआर के लिए। अब यूएसएसआर तो अफगानिस्तान से हार के वापस जा चुका था, लेकिन अब अफगानिस्तान चलाएगा कौन, इसको लेकर दिक्कत आई। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं था, ये पूरे अफगानिस्तान में अलग अलग ग्रुप्स और कबीले थे। तो ये ग्रुप्स अफगानिस्तान पे रूल करने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसको लेकर 1992 में कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स के जो लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान का जो पेशावर है वहां पे मीटिंग की और अफगानिस्तान में पावर किस तरीके से शेयर होगी, कौन क्या देखेगा, इस पे एक एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसको पेशावर अकॉर्ड भी कहा जाता है। लेकिन इसमें भी आगे चल के काफी दिक्कत हुई, क्योंकि जिसको कम पावर मिली उसने इस अकॉर्ड को मानने से ही मना कर दिया, जिससे अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो गई और फिर से अफगानिस्तान के अंदर डिस्ट्रक्शन, केओस, लॉलेसनेस, कई सारी कंडीशन पैदा हो गई। और गजब की हुई, जो सिविल वार थी वो गजब की हुई बहुत। अभी जितने मुजाहिदीन के ग्रुप थे, इसमें से एक ग्रुप था स्टूडेंट विंग का, जिसके अंदर रिलीजियस स्कूल और मदरसों के स्कॉलर्स थे। मुजाहिदीन का ये ग्रुप सबसे मजबूत था, जिसको तैयार किया गया था यूएसएसआर से लड़ने के लिए। एक्चुअली पश्तो में स्टूडेंट को कहते हैं तालिब, और इसी से इस विंग का नाम पड़ा तालिबान। इस ग्रुप के अंदर एक बहुत ही फेमस और तेज बंदा था, मुल्ला मोहम्मद उमर, जिसने यूएसएसआर से जो रिसेंटली इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इसका ये अबू है, उसका फादर है। लोग बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते थे। तो ये जो मुल्ला उमर था, यही इनका हेड बनता है। मुल्ला उमर की पावर इतनी ग्रो हो जाती है कि 1996 में उसने 1500 रिलीजियस लीडर्स के सामने, जिसमें ओसामा बिन लादेन भी था, होली क्लॉक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पहन लिया, जिसको हिंदी में लबादा भी कहते हैं। ये क्लॉक 250 साल से किसी ने भी नहीं पहनी थी, और इसको पहनते ही वो अफगानिस्तान में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर बन जाता है। और इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर शरिया लॉ इंप्लीमेंट करता है, जिसमें यह था कि औरतें बिना मेल के बाहर नहीं निकलेंगी, म्यूजिक, मूवी, टीवी बैन होंगे, वेस्टर्न एजुकेशन की बजाय रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे, चौराहे पे फांसी देना, 1500 साल पुराना बमियान में बुद्धा जी का एक स्टैचू था जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, उसको तोड़ दिया जाता है ताकि कोई और धर्म का स्टैचू ना रहे। पीडीपीए का जो करंट पीएम था, उसको चौराहे पे मार के लटका दिया जाता है। ये वो टाइम था जिसको सोच के लोग आज भी डरते हैं। इन भी यूएसए के खिलाफ हो जाता है। ओसामा के यूएसए के खिलाफ होने के बहुत सारे रीजन थे, जैसे सऊदी अरेबिया में जो यूएस मिलिट्री घुस रही थी, ओसामा उसके खिलाफ था। यूएस ने सूडान के अंदर भी ओसामा के ऑपरेशन बंद करवा दिए थे, और भी बहुत रीजन थे ओसामा के यूएस के खिलाफ होने के। वो आप लोग कहोगे तो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वरना टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो ओसामा बिन लादेन के मुल्ला उमर से काफी अच्छे रिलेशन थे। अब क्योंकि ओसामा को सूडान से निकाल दिया गया था, तो मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में अल-कायदा के लोगों को और ओसामा को जगह दी। 9/11 की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान से, यूएस बौखला गया था और तुरंत वॉर ऑन टेरर स्टार्ट कर दी थी। 9/11 की प्लानिंग ओसामा ने अफगानिस्तान से की थी और ओसामा वहीं पे रह रहा था। तो यूएस ने तालिबान से कहा कि बहुत हो गया, आप ओसामा को हमें दे दो और अल-कायदा का जो पूरा नेटवर्क है वो अफगानिस्तान के अंदर से खत्म कर दो। और मुल्ला उमर इसके लिए मना कर देता है। मना करने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। एक तो ओसामा बिन लादेन ने यूएसएसआर की जब लड़ाई चल रही थी तो उसमें मुल्ला उमर की बहुत सारी मदद करी थी। दूसरा, इससे पूरे अफगानिस्तान में ये मैसेज जाता कि तालिबान यूएस के सामने झुक गया तो उसका लोकल सपोर्ट भी कम हो जाता। और पश्तो में ये भी कहा जाता है कि मेहमान को किसी और को हैंडओवर नहीं करते। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान का मेहमान था, तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, ऐसा उनका कहना था। यहाँ तक कि तालिबान ने यूएस से ओसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत भी मांगे, जिनको देने से यूएसए ने बिल्कुल मना कर दिया। तो जब सबूत नहीं दिए तो अफगानिस्तान ने भी यूएस की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। ये तो है
बात फिर नहीं मानते, जब आप कोई नहीं मानेगा तो आप 11 कैसे सितंबर मानोगे? को यूएस पे अटैक होता है और यूएस एजेंसी तुरंत एक्टिव हो जाती है। यूएस ने राइट अवे तालिबान से बात की और जब बात नहीं बनती है तो उसके नेक्स्ट मंथ 7 अक्टूबर 2001 को यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी नेटो एलाइज के साथ मिलकर यूएस ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। शुरू में यूएस ने तालिबान और अलकायदा के मेजर इलाकों में सिर्फ एयर स्ट्राइक करी, जमीन पे अपने सोल्जर्स नहीं उतारे थे और उनके सप्लाईज वगैरह सब बंद कर दिए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसके कुछ दिन बाद एयर स्ट्राइक बंद होती है और यूएस और उसके साथी देश की स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान में भेजी जाती है, जिसमें यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स और ब्रिटिश की एसएस थी। 7 अक्टूबर को अटैक स्टार्ट होता है और 9 नवंबर को ये लोग तालिबानियों के गढ़ मजर ए शरीफ सिटी एक है उसको कैप्चर करते हैं। उसके 4 दिन बाद 13 नवंबर को यूएस अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को हटा देता है और उसके नेक्स्ट मंथ ही अफगानिस्तान की मेजॉरिटी एरिया जो थे कंधार वगैरह यूएस उस पर कंट्रोल ले लेता है। और ये जो मुल्ला उमर, तालिबान के जो बाकी लीडर थे, ओसामा बिन लादेन, ये सब अफगानिस्तान के अंदर ही भाग के छुप जाते हैं और एक तरीके से एक अनसेट कम्युनिकेशन में तालिबान को डिफीटेड मान लिया जाता है। लेकिन यूएस मेनली जिस चीज के लिए आया था, यानी कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने, उसको पकड़ने, वो नहीं हो पाया था। अब यूएस का अफगानिस्तान में आने का एक ही गोल था और वो था अलकायदा को खत्म करना और ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। लेकिन ओसामा उनकी रीच से बिल्कुल बाहर था। ओसामा बिन लादेन को तो यूएस ढूंढ ही रहा था, लेकिन साथ साथ में दिसंबर 2001 में यूएस ने अपने हिसाब से चलने वाली गवर्नमेंट एक अफगानिस्तान में बना दी। प्रॉपर इलेक्शन हुए और हामिद करजाई को 55.4% वोट मिले और वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने। ये पूरा प्रोसेस यूएस ने करवाया और यूएस के हिसाब से ही प्रेसिडेंट भी चलते थे। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में तालिबान के लोगों को अलग रखा गया। हालांकि पूरी दुनिया में लोगों ने यह कहा कि यूएस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी वहां के सिटीजन ही है, लेकिन यूएस नहीं माना और ये चीज आगे चल के फिर से यूएस को नुकसान देती है। सेम ईयर 2003 में यूएस ने इराक पे इन्वेड कर दिया और यहां से यूएस का जो फोकस था वो 2 जगह पे शिफ्ट हो गया था और ओसामा जिसने 9/11 करवाया था वो अब तक नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही यूएस का फोकस इराक की तरफ जाता है, तालिबान फिर से यूनाइटेड होने लगते हैं। पाकिस्तान का एक नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन है जिसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया FATA कहते हैं। यहाँ पे तालिबान फिर से इकट्ठा होके यूएस के खिलाफ तैयारी शुरू कर देते हैं। मुल्ला उमर जो काफी टाइम से छुपा बैठा था, उसके भी स्टेटमेंट बाहर आने शुरू हो जाते हैं और इन लोगों ने हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान IMU और अलकायदा से अलायंस करके अपनी तैयारी बहुत ही तेजी से शुरू कर दी यूएस के खिलाफ। दूसरी तरफ जो यूएस ने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाई थी, कहा जाता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सब पैसा खाने में लगे हुए थे। डेवलपमेंट के नाम पे हर सरकारी अफसर ये टारगेट कर रहा था कि यूएस से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लिया जाए। कोई काम नहीं हो रहा था। इस चीज को तालिबान ने लोकल लोगों में और फैलाया, काफी अच्छे से प्रोपेगेट किया, जिससे जो लोकल जनता थी उसके मन में भी थोड़ा गुस्सा था। अब इसके बाद तालिबान ने धीरे धीरे वापस से अफगानिस्तान का एरिया लेना चालू कर दिया। अब आप कहोगे कि जब तालिबान ये सब एरिया ले रहा था तो यूएस उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो तो उनको रोक सकता था। देखिए, यूएस की आर्मी का फोकस इराक में था और जो आर्मी अफगानिस्तान में लगी थी वो सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि आर्मी सिर्फ मेन सिटीज में सिक्योरिटी देख रही थी। तो तालिबान ने क्या किया कि जो पिछड़े इलाके जहां पे यूएस की आर्मी नहीं थी, वहां पे वापस से कब्जा स्टार्ट कर दिया। और जो गवर्नमेंट चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, उसके पैरेलली एक अपनी शैडो गवर्नमेंट चलानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी दिक्कत यूएस के लिए ये थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर सील नहीं था, तो यूएस अगर अटैक करता भी था तो तालिबानी पाकिस्तान में चले जाते थे और पाकिस्तान की जमीन पे यूएस अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे यूएस को समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान में बहुत लंबा रुकना पड़ेगा, इसलिए उसने अपने एलाइज की मदद ली। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, इन सब ने भी अपनी आर्मीज भेजी। कनाडा की जो आर्मी थी वो कंधार में भेजी गई। यूके की आर्मी अफगानिस्तान के हेमलैंड प्रोविंस में भेजी गई। अब देखिए, यूएस और नेटो कंट्रीज ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन इनसे गलतियां भी बहुत हुई, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो आम जनता थी वो इनके खिलाफ होती जा रही थी डे बाई डे। मई 2006 में यूएस आर्मी के ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया, जिससे अफगानिस्तान सिटीजन की डेथ हो गई। लोगों ने पत्थरबाजी की तो वहां पे यूएस आर्मी ने 20 सिविलियंस को मार दिया। ऐसे ही मार्च 2007 में शिनवर जो है, वहां पे यूएस आर्मी पे तालिबानियों ने हमला किया। वहां पे भी यूएस आर्मी ने क्या किया, सिविलियंस पे गोली चला दी, 12 सिविलियंस मारे गए। सितंबर 2009 में कुंडुज में तालिबानियों ने 2 ऑयल टैंकर को हाईजैक कर लिया। इसके जवाब में नेटो ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, जिसमें 179 लोग मारे गए और इसमें 100 से ज्यादा सिविलियंस थे। और जब बाद में सिविलियंस का पता चला तो जर्मनी को आखिरी में आके विक्टिम की जो फैमिलीज थी उनको $5,000 कॉम्पनसेशन देना पड़ा। 2008 में हज का महीना में यूएस ने एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें यूएस से गलती से एक शादी पे बॉम्ब गिर गया था, जिसमें दुल्हन समेत 47 सिविलियंस मारे गए थे। ये सारी चीजें तो चली रही थी। फिर आता है जुलाई 2010, जिसमें विकीलीक्स ने अफगान वॉर से रिलेटेड यूएस गवर्नमेंट के 90,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट लीक कर दिए। इसमें से कई डॉक्यूमेंट से पता चला कि कैसे नेटो ने सिविलियंस को मारा था और बाद में झूठ बोल के उन इंसिडेंट्स को कवर अप किया। इसकी वजह से दुनिया भर में अफगानिस्तान में यूएस इन्वॉल्वमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से अफगानिस्तान की जो आम जनता थी उनको ये लगने लगा कि यूएस आर्मी जो है
उनके मन में अफगानिस्तानी लोगों और उनके कल्चर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ये सारी चीजें जब डे बाय डे बढ़ रही थी तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के जो लोग थे, कुछ मिलिट्री में भी जो थे, वो यूएस के अगेंस्ट में हो गए थे। इनफैक्ट यूएस आर्मी के लिए ये भी दिक्कत शुरू हो गई थी कि चलते चलते आम जनता भी उन पे अटैक कर देती थी, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा था। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि यूएस और उसके एलाई कंट्रीज अफगानिस्तान में कर क्या रहे हैं। ओसामा को पकड़ने आए थे और तालिबान से लड़ाई लड़ रहे थे, और तालिबान की लड़ाई वो उनकी लड़ाई नहीं थी। अफगानिस्तान में तो फिर भी यूएस का लड़ने का रीजन था, लेकिन इराक के अंदर तो लोग फिर भी क्वेश्चन कर रहे थे कि वहां पे क्यों हमला किया है। ये सारी चीजें चल रही थी और ओसामा यूएस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन फिर डेट आती है 2 मई 2011। यूएस के मरीज ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। ये बहुत बड़ी जीत थी यूएस के लिए। कायदे में तो यूएस का पर्पस पूरा हो गया था, वो ओसामा के लिए आए थे और ओसामा को उन्होंने मार दिया था। लेकिन उसके बाद भी कई सालों तक अफगानिस्तान में उनकी लड़ाई तालिबान से चलती है। लेकिन धीरे धीरे यूएस और उनकी एलाइज कंट्रीज को समझ में आने लगा कि अब तालिबान उनके कंट्रोल से बाहर है। इसलिए उन्होंने नई चीज स्टार्ट करी। उन्होंने तालिबान के खिलाफ अपने सोल्जर्स को लड़ने भेजने की बजाय अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको ट्रेन करके भेजना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे नेटो एलाइज जो थे वो अपनी फोर्सेस को वापस लेना स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले जुलाई 2011 में कनाडा ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया। उसके बाद बाकी नेटो कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स कम करना शुरू किए और अक्टूबर 2014 में यूएस और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के अंदर अपने कॉम्बैट ऑपरेशन बंद कर दिए। इसका मतलब था कि जो भी ऑपरेशन होंगे अफगानिस्तान के अंदर उसमें यूएस और यूके लीड नहीं करेंगे, वो यूएस ऑपरेशन में सिर्फ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर 2020 आता है और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान से बातचीत करने का ऑफर किया और तालिबान और यूएस के बीच में 29 फरवरी 2020 को दोहा में एक एग्रीमेंट साइन होता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बाहर रखा जाता है। यह एग्रीमेंट सिर्फ तालिबान और यूएस के बीच होता है। इस एग्रीमेंट का मेजर पॉइंट था कि नेटो अफगानिस्तान से बिल्कुल बाहर चला जाएगा, अपनी फोर्सेस वापस ले लेगा, तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेगा, अपना लैंड यूज नहीं करने देगा अलकायदा को। ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसको दोहा एग्रीमेंट भी बोलते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ चीजें सीक्रेट रखी गई थी जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया था, और वो चीजें सिर्फ यूएस और तालिबान के बीच में ही रही। यहां तक कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तक से शेयर नहीं करेगी। आगे चल के अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि यूएस और तालिबान ने मिलकर हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया होगा जिससे हमें नुकसान हो। यह एग्रीमेंट होने के बाद यूएस आर्मी अफगानिस्तान से विड्रॉ करना स्टार्ट करती है और अगस्त 2021 में पूरी तरीके से अफगानिस्तान छोड़ के वापस चली जाती है। ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी देश छोड़ के भाग गए। लेकिन आम जनता को तालिबान वाला टाइम याद था। उनको डर था कि अब तालिबान उनको छोड़ेगा नहीं, स्पेशली वो अफगानी लोग जो यूएस के साइड पे थे या यूएस के साथ मिलकर काम कर रहे थे जब यूएस तालिबान से लड़ रहा था। आपने विजुअल्स भी देखे होंगे उस टाइम पे लोग हवा में एयरपोर्ट से कैसे गिर रहे थे। 7 सितंबर 2021 को तालिबान अफगानिस्तान से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हटा देता है और अपनी नई गवर्नमेंट अनाउंस कर देता है, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड को प्राइम मिनिस्टर और अब्दुल गानी बरादर को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया गया। ये सब होने के बाद तालिबान ने मल्टीपल टाइम बोला कि उनको डरने की बात नहीं है, महिलाओं को वो सारे राइट देंगे और किसी को मारेंगे नहीं और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं रखेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। सितंबर 2021 में तालिबान ने कहा कि वो प्राइमरी स्कूल में फीमेल्स को एजुकेशन देना चालू रखेंगे। लेकिन इसके एक महीने बाद तालिबान ने गर्ल्स के सेकेंडरी स्कूल अटेंड करने से मना कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2022 में तालिबान ने सभी फीमेल्स की हायर एजुकेशन पे बैन लगा दिया। और अभी एक दिक्कत और है अफगानिस्तान के साथ, यूएस के बैंक्स में अफगान गवर्नमेंट के $7 बिलियन के फंड फ्रीज कर दिए गए। ये यूएस ने किया है और इनको वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान में सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर खाना तक नहीं मिल पा रहा है और 70 लाख लोग भूख से मरने के कगार पे हैं। तालिबान को 2021 से अभी तक किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है और दुनिया के बहुत से देशों ने कहा है कि वो तालिबान गवर्नमेंट को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और वुमेन और माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करेंगे। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर चीजें बहुत खराब चल रही हैं। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 28 मिलियन अफगानिस्तान की आम जनता को 2023 में सर्वाइव करने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और सिचुएशन ऐसे ही खराब रही अफगानिस्तान के अंदर और अदर कंट्रीज ने अगर मदद नहीं करी तो काफी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि तालिबान अलकायदा से आगे चल के फिर से हाथ मिला ले। इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की सिचुएशन नहीं हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस ला सकता है। और लास्ट में आपको एक बार फिर से बता दूं कि कोडिंग इन्वेडर्स पे आप एनरोल कर सकते हैं 27% का डिस्काउंट। ओके, सो ये थी वीडियो जो कि इसका पहला पार्ट भी हम लोग बना चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हो, जो कि शुरुआत से इन्होंने बताई कि कैसे मतलब यूएसआर के बारे में बताया, मतलब वो ब्रिटिश टाइम सब कुछ हिस्ट्री बताई। आप जो इन्होंने दूसरा पार्ट हम लोग को जो तालिबान की गवर्नमेंट से शुरू की, कब उसके कैसे गवर्नमेंट आया, उनका सिविल वार हुआ, फिर इसकी गवर्नमेंट कैसे बनी है, बिल्कुल रिलेटिव सब कुछ उन्होंने बताया कि तालिबान कैसे पावर में आए, मतलब फिर यूएसए कैसे अफगानिस्तान आया, मतलब ये सब कुछ एक
इसलिए बहुत कि बड़ी एक प्लान्ड जो है हाँ। वो थी, इनके इरादे थे कि इस तरह नहीं थे कि बस अचानक से आ गए। नो नो, ये काफी टाइम से लोग सोच रहे थे। हालांकि उसामा बिन लादेन की भी इनको इतनी नीड नहीं थी जितना इन्फ्लुएंस, अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए लोग आए हुए थे। एक रियलिटी है, वही उसामा बिन लादेन था जो कि खुद ही वो लोग ही ले आए थे यहाँ पे, तो उसी को मारने के लिए थोड़ी ना पूरे मुल्क को कंट्रोल करे। वो अगर चाहते तो उसको डायरेक्ट भी मार सकते थे। सारी कंट्री पे आए जरा इन्वेट करना, ये तो ऐसी बात होगी इन कि लोगों ने बिल्कुल जो सबसे बड़ी गलतियां की, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताई, बिल्कुल सच थी कि यूएसए की जो आर्मी थी या बाकी जितने भी नेटो की आर्मी कनाडा थी, और वो सिविलियन को मार रहे थे। यह हकीकत है, Yes. बिल्कुल सच है कि ये लोग सिविलियन को मार रहे थे। कहीं पे जो गलती हो जाती थी, कहीं पे जानबूझ कर मार देते थे। कई Yes. बार तो ऐसी वीडियोस आ जाती थी कि ये लोग एक टाइम पास के लिए, मतलब एक कॉमेडी बनाने के लिए जो एक वो सब कुछ ऐसे करते थे कि आम लोगों को मार देते थे या उनकी भेड़ बकरियां को मार देते थे। मतलब ये बिल्कुल मजाक हाँ। टाइप ये लोग वो समझने तो ये लगे सब थे। सीन जब चलता था तो अगर हम ये लोग बहुत गुस्सा अभी होते थे। अब अगर आप आए हुए हो, गवर्नमेंट अपनी फॉर्म की हुई है, तो आपको फिर ये भी चाहिए कि जो आप सिविलियंस रहते हैं, जो आपकी पॉपुलेशन है, उनके साथ भी तो अच्छे आपको रिलेशन बनाने चाहिए। बट ये लोग जो है बिल्कुल कुछ समझते नहीं थे, और फिर वो भी पठानों के साथ ये लोग इस तरह करते थे, और ये लोग फिर चाहते थे कि उनके साथ हमारे रिलेशंस ठीक हो। इम्पॉसिबल है। अभी आप किसी की शादी पे जो है इस तरह बॉम्ब गिराना, 45 प्लस लोगों की डेथ होती है वहाँ पे, तो आप खुद सोचो वहां से कितने जो है दुश्मन तो फिर निकलेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे वहां से में? फिर ये तो कितने है। दुश्मन निकलेंगे। तो ये एक रियलिटी है जो कि थी, और फाइनली वो लोग चले गए। अब होप्स हो कि हम लोग तो ही जाते हैं, तालिबान तो भी ऐसे खास लोग है नहीं कि हम लोग इनकी तारीफ करें। हम तो ये चाहते हैं कि ये लोग थोड़ा सा नॉर्मल रहे, थोड़ी सी चीजों पे जो है सारा एजुकेशन वगैरह है उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई है। जो आजकल की जो दुनिया जो चल रही है, उसी बेसिक से चलनी राइट्स चाहिए। है लोगों हाँ। की, वो कम से कम बेसिक राइट तो उनको देनी चाहिए। अगर आप रूल करने, अगर ये लोग इसी तरह करेंगे तो ये भी नहीं टिक पाएंगे। ये भी नहीं टिक पाएंगे नहीं भाई। टिक पाएंगे। अफगानिस्तान में अगर आप सही मानो में हिस्ट्री पढ़ो, अफगानिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं टिक पाया। अगर थोड़ी बहुत ये लोग इधर उधर चले तो हाँ, यहाँ पे जो है अगर आपको रूल करना है तो ऐसे रूल करना पड़ेगा, सारे आवाम को खुश रखना पड़ेगा। ये लोग आते हैं अपनी आप की सोचते हैं, तो इस तरह फिर नहीं होगा। अभी तालिबान का भी यही मसला है, वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं और पॉपुलेशन को बहुत नीचे कमतर समझते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है, और अगर ये लोग ठीक नहीं हुए तो डेफिनेटली इन लोगों को भी डाउनफॉल शुरू होगा बहुत जल्द। बाकी वीडियो पसंद आई प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा लाइव दीजिए। जरूर करिए, तब पता चले कि सब मिल रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।